फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो माइनस के टेन अल्फा बाई टू। फिर इसको इससे करेंगे टेन अल्फा बाई टू, अगेन इसको इससे करेंगे तो जीरो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर अगेन, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। फिर इसको इससे करेंगे तो ये जीरो, और माइनस के टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। फिर इसको इससे करेंगे तो टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। कुछ गलत लिख दिया मैंने, अच्छा सॉरी, मैंने प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है ठीक है, हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है मुझे प्लस माइनस करना है, तो पहले मैं आई माइनस से ही निकाल लेता हूँ ऐसा करता हूँ। रुको, पहले मैं आई माइनस से, ये माइनस करना था मुझे, मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट कर दिया उसको, है ना। हाँ वो ध्यान नहीं था, मैंने प्रोडक्ट कर दिया उसको। माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और जी, तो आई माइनस से बेसिकली हो जाएगा अपने पास वन माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू और माइनस टेन अल्फा बाई टू और वन, ये हो जाएगा अपने पास, है ना। मैंने वो गड़बड़ कर दिया वहाँ पर। ठीक है, अब मुझे आई माइनस ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो फॉर्मूला बन जाएगा वो। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, हाफ एंगल के फॉर्मूले में एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने प्रोडक्ट कर दिया है। चलो कोई बात नहीं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, ऐसे बनेगा। फिर ऐसे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो कितना बनेगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू। मैं चेक प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है, सही लिखा मैंने, कॉस अल्फा ये, फिर माइनस साइन अल्फा और टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। फिर इसको करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, बस और कुछ भी नहीं करना है अपने को। हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लें क्या आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, तो ये कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू होगा, और ये साइन अल्फा होगा। तो ये एलसीएम आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू ऊपर बन जाएगा कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ये वन आ गया। तो ऐसे ये टर्म वन आ जाएगी, ये टेन अल्फा बाई टू आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आएगी, तो इस तरह सोल्व हो जाएगा, है ना।
ठीक है, ये सारे सोल्व हो जाएंगे। ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके लिए क्या बताना है, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाएगा ना। ए आई जे बराबर माइनस के ए जे आई हो रहा है ना, बस स्क्यू सिमेट्रिक है। डेफिनेशन के तौर पे बता दो ना, बस, और कुछ थोड़ी ना करना है। 8 में तो डायरेक्ट ही बता दो कि भाई ए जे आई जो होगा वो कितना होगा, जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर माइनस के ए आई जे, तो ए आई जे बराबर माइनस के ए जे आई है, इसलिए इसको सिमेट्रिक होगा। ये देखो अब, अरे बेटा अमन सागर, क्वेश्चन ही 8 तक है, तुम A9 कौन सा पूछ रहे हो। और इसको डिफाइन कर लोगे तो भी इसको सिमेट्रिक नजर आ जाएगा 8। चलो अब आगे बढ़े। हाँ, डिफाइन भी कर सकते थे, डिफाइन करके भी आप उसको बता सकते थे, डिफाइन करके भी हम बता सकते थे कि ये, हाँ, चलिए देखो, हो गया सबका, क्लास नोट स्टार्ट करें। चलो क्लास नोट निकालो फिर। जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना था, नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक तो अपन ने निकाल लिया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता लगाना था अपने को उसमें। सिमेट्रिक वाला बाकी था, स्क्यू सिमेट्रिक वाला तो 64 आ गया था। सिमेट्रिक वाले का बताओ क्या है। देखो सिमेट्रिक में हमें क्या करना था, सिमेट्रिक में एक एलिमेंट तो एबीसी यहाँ पे आएगा, और एक्स वाई जेड यहाँ पे, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे आएगा। अब मेरी बात को समझना, क्या ये एबीसी में तीनों वन हो सकते हैं क्या, एबीसी में तीनों वन हो सकते हैं क्या। देखो अगर एबीसी में तीनों वन ले लिए तो आपके पास, नहीं हो सकते। अगर 3 1 यहाँ पे ले लोगे आप, समझना मेरी बात को, आपके पास 3 1 है, 3 0 है, और 3 -1 है। तो अगर आपने तीनों वन यहाँ ले लिए तो -1 और 0 यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, या अगर आपने 2 1 ले लिए, 1 1 बचा, तो भी गड़बड़ है भाई। आप ऐसे समझो, दो सेम यहाँ पे आएंगे, 2 1 यहाँ पे आएंगे, और 2 -1 यहाँ पे काम में आएंगे। भाई यहाँ पे 2x है ना, सेम सेम, 2y सेम है, दो सेम जेड है, इसका मतलब 2 1 यहाँ पे आएंगे, 2 0 आएंगे, और 2 -1 आएंगे, वो तो यहाँ और यहाँ काम आने। तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास एक -1 एक 0 और एक 1 बचेगा।
तो इस रो में 3 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3, इस रो में 3 को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3 होगा। एक -1 होगा इसमें, एक 0 होगा और एक 1 होगा। इन 3 चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। अब ये 3 अरेंज हो गए। अब इसके बाद और समझो, इन 3 को अरेंज करने के लिए, इन 3 को अरेंज करने के लिए भी एक फैक्टोरियल 3 आएगा, क्योंकि इसमें भी एक -1, 0 और 1 होगा। और इसको अरेंज ही नहीं करना, क्योंकि जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो बस टोटल कितना हो गया अपने पास? 6 इंटू 6, 36। फाइनल आंसर ये आएगा इसका। हो गया? क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो इसके बाद हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पढ़ना है बेटा। मैट्रिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है, अपन ने मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ लिया एक तरह से। हाँ, नहीं अभी मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी अपन ने मैट्रिक्स का कुछ पार्ट पढ़ा है, फिर हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, और फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जब साथ पढ़ेंगे बचा हुआ पार्ट, उसमें इनवर्स एडजॉइंट वो सब उसी में आएगा, है ना, वो सब उसी में आएगा। हाँ, इनवर्स में को पढ़ने के लिए बेटा पहले डिटरमिनेंट पढ़ोगे तभी तो इनवर्स पढ़ोगे। नीरज राज, तुम मुझसे पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने आए हो? नीरज राज, बेटा पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? इनवर्स पढ़ने के लिए पहले डिटरमिनेंट आना जरूरी है। अरे तो एनसीईआरटी में दिया था तो बेटा एनसीईआरटी में उसके पहले डिटरमिनेंट पढ़ा दिया था, वो तो देखा ही नहीं तुमने। चलिए, नहीं नहीं, ध्यान भाई, हमें पता ऑर्डर भी तो देखना पड़ेगा ना बेटा, किस ऑर्डर से पढ़ाना है ना, तो वो ऑर्डर के हिसाब से कर रहे हैं। तो अपन ने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ा, अब अपन डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और फिर वापस मैट्रिक्स पे आएंगे, तो उसमें इनवर्स मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये सब आएगा। एक ऑर्डर से पढ़ेंगे ना जिससे अपने को फायदा ज्यादा हो। तो डिटरमिनेंट लिखो, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज ए नंबर, determinant is a number associated with square matrix, associated
with square matrix. Determinant is a number associated with square matrix. Determinant is a number associated with square matrix. Associated with square matrix. Determinant is a number associated with square matrix. क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैट्रिक्स आपके पास हो गया ये A11 1x1 का कोई मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए या इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये A11 हो जाता है। और 1 ऑर्डर का है तो इसका मतलब A11 होता है। अगर मैट्रिक्स ए 2 ऑर्डर का है, A11 A12 A21 A22, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखें, इसका मतलब ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22, और इसका मतलब होता है इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर आता है। नंबर का मतलब क्या है? नंबर जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए ले लिया आपने 1 2 3 4, तो ये तो एक अरेंजमेंट है, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो ये होगा 1 2 3 4, तो ये क्या चीज हो जाएगी? 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2, तो एक नंबर आया, ये इसका मतलब है। पढ़ लिया, ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट जब भी सिंप्लीफाई करते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर इसको हम मान के चलते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2x2 का है, 1x1 का है, ऐसे 3x3 का भी होगा। क्लियर है? ये रब कर दो, इसको लिख लिया। एक बार ग्रुप पे और मैसेज डाल दो क्लास स्टार्टेड का, ग्रुप पे मैसेज डाल दे एक बार व्हाट्सएप पे क्लास स्टार्टेड, ताकि किसी की और नींद खुल जाए तो आ जाए वो। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ना लिखा हुआ है बेटा, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा ये किसी पे भी एसोसिएटेड नहीं माना जाएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, और डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एंड मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये मैट्रिक्स 2x2
ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका लिखा अपन ने, डिटर्मिनेंट को ये रिप्रेजेंटेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। 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 माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, पहले माइनर को डिफाइन करते हैं बेटा। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे is denoted by Mij and define as। डिफाइन कैसे किया जाता है वो समझे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by Mij and define as। डिफाइन इसको कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मान लीजिए आपके पास है ये A11, A12, A21 और A22, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो माइनर ऑफ एलिमेंट M12 जैसे मुझे लेना है, तो M12 बोला जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो आपको क्या करना है, A12 वाली रो कॉलम को छोड़ देना है, A12 वाली रो कॉलम को छोड़ देना है, और जो बच्चे उसको डिटर्मिनेंट में लिख देना है। अब ये तो आप जानते हैं कि ये A21 हो जाएगा। अभी मैं 2 एग्जांपल दूंगा तो उससे क्लियर होगा। अब मान लीजिए आपको M22 निकालना है या M11 निकालना था, मान लीजिए 22 निकालना है, तो 22 वाले रो कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A22, और इसका मतलब होगा A22 वाले रो कॉलम को छोड़ दो तो बचेगा A11, दिस इज A11। ये मैंने 2x2 कर लिया। अब मैं जैसे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3x3 का, ऊपर का नजर आता है सबको, ये डिटरमिनेंट ले लिया मैंने 3x3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मान लीजिए मैंने ये ले लिया। अब अगर मैंने ये ले लिया, तो अगर मैंने ये ले लिया और मुझे चाहिए बेटा इसके बाद इसमें M12 चाहिए, तो इसमें M12 का मतलब होगा माइनर ऑफ एलिमेंट A12। अब इसमें A12 वाली रो कॉलम को छोड़ देंगे बेटा, तो जैसे A12 वाली रो कॉलम को मैं छोड़ दूं तो ये A12 वाली रो, A12 वाली कॉलम, तो A12 वाले रो कॉलम को मैंने छोड़ दिया, तो जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिख दिया, A21, A23, A31 और A33, ये बचा। और इसको आपको सिंप्लीफाई करना आता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A33, A23, A33। अब जैसे मान लीजिए ये लिखो और इसका लिखा, अगर मान लीजिए ये निकालना होता तो मैं 31, तो इसको निकाल के बताओ क्या होगा। इसको लिखो और ये M31 निकाल के बताओ इसके लिए। नहीं, मॉड नहीं है बेटा, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, दिस इज अ डिटरमिनेंट।
नॉट मॉड, डिटरमिनेंट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, मॉड नहीं है बेटा। मॉड है तो होता तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता ना, ये डिटर्मिनेंट है बेटा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही लिखा जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट मॉड। अब जैसे आपको M31 लिखना है तो M31 क्या चीज हो जाएगी, माइनर ऑफ एलिमेंट A31। तो आप A31 वाली रो कॉलम को छोड़ दें, इसको छोड़ा आपने, इसको छोड़ा, तो ये चार चीजें बच गई बेटा, A12, A13, A22, A23। तो कितना हो जाएगा ये, A12, A23, A13, A22। यस और नो, माइनर सबको क्लियर है, एक बार यस बोल देना। चलिए, ये तो माइनर हुआ आपके पास। इसके बाद कोफैक्टर के बारे में आते हैं। चलिए कोफैक्टर पे आते हैं। तो इसमें लिखो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय सी आई जे, कैपिटल सी आई जे बेटा, एंड डिफाइन एज सी आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये कोफैक्टर की डेफिनेशन है। सी आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, कोफैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया, ये 3/3 का। अब अगर आपने 3/3 का डिटर्मिनेंट ले लिया बेटा, तो अब आपको जैसे चाहिए C12 चाहिए, तो ये C12 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। तो ये माइनस के M12 हो जाएगा। अब M12 आप लिखना जानते हो, इस रो कॉलम को छोड़ा तो A21, A23, A31 और A33, ये हो गया। इस रो कॉलम को छोड़ दिया, 1 2 3 4 लिख दिया। अगर मान लीजिए आपसे C33 पूछा होता तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 33, तो इसकी डेफिनेशन बनती -1 की पावर 3 + 3 M33। तो ये M33 हो जाता आपका। M33 मतलब A11, A12, A31, A32। इसको कहाँ लिखा बेटा, हर जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख रहा हूँ मैं तो, हर जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही लिख रहा हूँ। अच्छा, बेटा वो तो मैट्रिक्स से लिखा होगा, ये मैट्रिक्स लिखते हैं, ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हो।
ऋतुराज। ये जब मैट्रिक्स लिखा था तब ए लिखा था, क्योंकि मैट्रिक्स को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ तो ये ऐसा सिंबल लिख रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हो ढंग से, नींद नहीं खुली दिखती पूरी सी। इसके बाद आते हैं बेटा एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक ही बात है। मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है या फिर मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, वो एक ही बात होती है, उसमें कोई नई बात नहीं होती है। तो अब ऐसे समझो कि जैसे 1/1 का डिटर्मिनेंट है, तो तुम जानते हो कि भाई ये इसको तो डायरेक्ट सिंबल हटा के लिख देते हैं। अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है A12, तो इसको आप इस तरह एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। मतलब ये है कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ -2 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 है, तो जैसा हमने कहा कि 4 -6 -2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ -1 0 2 1 है, तो ये -1 और 0 तो -1 हो जाएगा। +1 कर दोगे तो +1 हो जाएगा। ये देखिए, तो 1 और 2 का तो सीधा सीधा है कि भाई डिटर्मिनेंट 1 ऑर्डर का है तो बस उस डिटर्मिनेंट को हटा के लिख दो। 2/2 का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये? यस और नो? 1/1 का मैंने तुम्हें बताया कैसे होता है, 2/2 का मैंने बताया कैसे होता है। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम 3/3 पे जाते हैं, तो फिर इसके रिप्रेजेंटेशन के कई सारे तरीके हो जाते हैं। जब हम 3/3 पे जाते हैं तो हम इसके रिप्रेजेंटेशन के कई सारे तरीके पढ़ते हैं। तो अगर मैं 3/3 के डिटर्मिनेंट पे आऊं, अगर मैं 3/3 के डिटर्मिनेंट पे आऊं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो अगर मैं 3/3 के डिटर्मिनेंट पे आऊं तो 3/3 के डिटर्मिनेंट में क्या होगा, देखो 3/3 में क्या होता है, हम इसको किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। हम इसको किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। किसी भी रो या कॉलम के, जैसे क्या होगा कि मान लो आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो जैसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में किया तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखने हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखने हैं और उनको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उस रो के एलिमेंट और उनको उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। या जैसे मान लीजिए मुझे सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में करना है, किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में करना है तो आप सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिख दीजिए। सेकंड कॉलम के एलिमेंट A12 A22 और A32 और इनको इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पास लिख दो, नहीं तो तुम ऐसे समझ लो। तो अब आप मुझे बताओ कि डिटर्मिनेंट को टोटल कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं? 9 तरीके से कर सकते हैं।
फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में, थर्ड रो के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में, सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में और थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में। और एक्सपेंशन या वैल्यू निकालने का मतलब है A11 C11 A12 C12 उस रो के एलिमेंट प्लस करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एंड। अच्छा, अब जैसे हमें कैसे पता लगा कि भाई 9 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोफैक्टर की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे कोफैक्टर की वैल्यू डाल दो, सेम आएगा। आप यहाँ पे कोफैक्टर को डिफाइन करो, आप यहाँ पे कोफैक्टर को डिफाइन करो, टर्म सेम बने। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 9 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे आप इसका माइनर लिख दीजिए, तो इसका माइनर तो M11 ही हो जाएगा, इसका माइनस में होगा और इसका वापस प्लस में होगा। तो यहाँ आपने इसको कोफैक्टर के टर्म्स में लिखा, यहाँ आपने इसको माइनर के टर्म्स में लिखा। और अब आप चाहें तो इन माइनर्स की भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे A11 की वैल्यू डालनी है तो A22 A23 A32 A33। फिर आपको दूसरे माइनर की वैल्यू डालनी है तो इसको छोड़ा A21 A23 A31 A33। और फिर आपको तीसरे की डालनी है तो A13 इसको छोड़ा A21 A22 A31 A33। और अब हम इसको डिफाइन कर देंगे इससे A22 A33 माइनस A32 A23 A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22, है ना। ये आपका एक्सपेंशन हो गया। हो गया। इसको ये अपने पास अपने इन टर्म्स ऑफ इसको क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। फिर मैंने इन टर्म्स ऑफ क्या लिख दिया, माइनर। M वाला कैसे लिखा है कि जैसे M12 हमें चाहिए तो M12 चाहिए तो M12 वाली रो को छोड़ा, कॉलम को छोड़ा, ये 4 चीजें बची, इसको डिटर्मिनेंट में लिख दिए। या A12 चाहिए तो A12 वाली रो कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 चीजें बचेगी, इनको डिटर्मिनेंट में लिख दिए। ऐसे ये माइनर लिखते हैं। जरूर लेट आए होंगे बेटा, इसीलिए दोबारा पूछ रहे हो। हो गया ये। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मेरी बात को समझिए। आपको इतना सब नहीं लिखना है। जब आप सवाल करें तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे बेटा, आपको इसको ये डायरेक्ट करना है ना। हम ये नहीं कि फिर पहले कोफैक्टर के टर्म्स में लिखेंगे, फिर माइनर के टर्म में लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल। तो आपने ये तो कोफैक्टर से डिफाइन किया है ना। C11 को क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1,
C11 को क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 M11, तो ये प्लस हो गया तो M11 बचा। ये कोफैक्टर की डेफिनेशन से लिखा यार, मैंने सोचा इतना तो समझ जाओगे यार, नहीं समझोगे क्या, ये कोफैक्टर को डिफाइन किया ना अभी अपन ने। ठीक है, ठीक है। तो अपने को इससे ये डायरेक्ट लिखना है ना, उसमें बीच में कुछ भी नहीं लिखना है, इससे ये क्या लिखना है, डायरेक्ट से लिखना है। चलो एक दो छोटे छोटे से सवाल करते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 3 4x equals to है 1 2 3 4, देन फाइंड x, देन फाइंड x, x की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो सीधा सा सवाल है, क्या आपको करना है, इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन 2x² - 12 इक्वल्स टू 4 - 6, x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, x इक्वल्स टू +-2। नेक्स्ट लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 2 3 -3 4 7 1 2 0 4, इसकी वैल्यू निकालो इस डिटरमिनेंट की। चलो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। कोई 42 लिख रहा है, कोई 28 लिख रहा है, कोई -15 लिख रहा है। तीन आंसर आ गए बेटा, 42, 28 और -15। अच्छा -15 अब नहीं बता रहे हैं लोग, 42 28 बता रहे हैं, और एक कुमार है जो 21 ही बता रहा है आंसर। चलिए देख लेते हैं, तो एक्सपेंड कर लो बस इसको, 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको छोड़ा, मैंने कहा आपको डायरेक्ट करना है। 7 × 4 28 -0, फिर -2 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 15 -2, सही लिखा मैंने, और फिर माइनस प्लस -3 ले लिया, इसको छोड़ा तो 0 2 × 7, तो कितना आ गया 28 -28, और ये कितना हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा।
इसमें भी दो तीन आंसर आ रहे हैं हमारे पास। 0 - 4/13 हाफ, क्योंकि इसमें भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि इस तरह के सवाल नहीं कराने चाहिए, बट अब लगा कि नहीं कराने चाहिए। जीरो आएगा बेटा। भाई आपको कुछ भी नहीं करना, आप किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। तो फर्स्ट रो भाई आप इसके इसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। मान लीजिए आप फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हो, तो ध्यान दो, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो एक्स लिखा तो इसको छोड़ा, तो ये कितना हो गया 3 - 4, फिर -2x। भाई ये 1 1, ये 2 1 पोजीशन है तो इस पे माइनस आएगा। तो इसको छोड़ा तो -1 माइनस के 4 दूनी 8, प्लस 0 इंटू कुछ भी हो तो जीरो आएगा। तो ये -x माइनस माइनस प्लस 18x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये 16 -4/3 ये सब कैसे आंसर ला लेते भाई। इस तरह के खतरनाक खतरनाक आंसर कहाँ से ला रहे थे। ऑफलाइन की तो आगे ना, 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन। अब बार बार मुझसे पूछने से क्या होगा। 1 तारीख को ऑफलाइन स्टार्ट करें, बता दिया ना। अरे आपने बताया क्या, टिकट करवा लो। मना कौन कर रहा है टिकट करवाने की। ऑनलाइन भी रहेगा ऑफलाइन भी रहेगा, दोनों रहेगा ना। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगे ना। जैसे पहले चलता था ना कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाते थे।
और ऑनलाइन में ही ऑफलाइन बच्चे बैठ जाते थे, तो अभी भी मेरे ख्याल से थोड़े टाइम तो वैसे ही चलाएंगे। पंजाब में स्कूल खोलते पॉजिटिव आने लग गए, तो ज्यादा पॉजिटिव आए तो फिर चले जाना, और क्या है। अब बंद भी कब तक रखेंगे, खोलने भी तो पड़ेंगे भाई। अच्छा, हरियाणा में भी स्कूल खोल दिए थे क्या? अच्छा, जहाँ जहाँ स्कूल खुले थे वहाँ सारे बंद हो रहे हैं। अब देखो, हर चीज का अपना प्लस माइनस है। अभी तो कोटा में कोई भी नहीं है, कोविड जीरो चल रहा है अभी तो कोटा में। अभी कोटा में अगर हम बात करें तो कोविड के जीरो केस है। अभी कोविड के जीरो केस है कोटा में। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे आने के बाद बढ़ जाएंगे। अभी कोई केस नहीं आ रहा है काफी टाइम से। हाँ, अभी तो काफी टाइम से कोई भी केस नहीं। नहीं नहीं, टेस्टिंग भी पूरी हो रही है। वैक्सीन लगवा ली ना मैंने। सेकेंड डोज अभी नहीं लगी। सेकेंड डोज अभी नहीं लगी। चलो, अब अपन पढ़ाई कर लें। हाँ, तो सेकेंड डोज मैंडेटरी है तो लगवाएंगे सेकेंड डोज। एक्चुअली लगवाने के में 3 महीने का अंतर भी तो दे रखा है गवर्नमेंट ने, करे क्या। चलिए। ठीक है, चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें फर्स्ट लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसमें फर्स्ट लिखो, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम। इसमें लिखो, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम, when each element of a row column is multiplied by corresponding cofactor, is multiplied by corresponding cofactor, is multiplied by corresponding cofactor, and then added, and then added. When each element of a row column is multiplied by corresponding cofactor and then added, and then added, result is value of determinant. Result is value of determinant. Result is value of determinant. हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट लिख लो अच्छे से। When each element of a row column is multiplied by corresponding cofactor, हम क्या कह रहे हैं, when each element of a row column, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए, when each element of a row column is multiplied by corresponding cofactor, is multiplied by corresponding cofactor and then added, result is value of determinant.
रिजल्ट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कोई सी भी रो ले लो, कोई सा भी कॉलम ले लो। जैसे फर्स्ट कॉलम ले लिया तो हो जाएगा A11, A21 और A31। तो C11, C21 और C31 ऐड करोगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। So when each element of a row or column is multiplied by corresponding cofactor and then added, result is value of determinant. Result is value of determinant. डिटरमिनेंट कोई वही अपन 1/3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, उसी के लिए मैं लिखा हूँ। डिफाइन तो सबके लिए है, बट अपन इसी के लिए लिख रहे हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि when each element of a row or column is multiplied by corresponding cofactor and then added, result is value of determinant. Result is value of determinant. चलो सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। when each element of a row or column when each element of a row or column when each element of a row or column is multiplied by corresponding cofactor of is multiplied by corresponding cofactor of other row or column and then added, result is zero. Result is zero. Result is zero. देखो क्या हम कह रहे हैं कि जब उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आता है, और अगर दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, वैल्यू जीरो आ जाती है। when each element of a row or column is multiplied by corresponding cofactor of, यहाँ तक तो सेम है। अब corresponding cofactor of other row or column then value is zero. other row or column then value is zero. क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ऐसे है, हम ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में, हम ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि अगर जैसे मैंने एलिमेंट तो फर्स्ट रो के ले लिए, एलिमेंट तो फर्स्ट रो के ले लिए, और कोफैक्टर मान लो मैंने सेकंड रो के ले लिए, कोफैक्टर मैंने सेकंड रो के ले लिए। अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा, तो वैल्यू जीरो आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। ये मैं बिना सोल्व करे कह सकता हूँ कि वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। जब मैंने एलिमेंट फर्स्ट रो के लिए और कोफैक्टर में सेकंड रो के ले लूं या फिर कोफैक्टर में थर्ड रो के ले लूं तो वैल्यू ऑफ ये जो टर्म है इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ये हम कह रहे हैं। इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देखो कि आप मान लीजिए आप इसको सोल्व कर रहे हैं, किसको, A11, C21, A12, C22, A13 और C23। तो अब अगर आप इसको मान लीजिए सोल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको कोफैक्टर का मतलब है ना, ये मैं कोफैक्टर के टर्म में ही लिख दूं। ये तो पॉजिटिव वाला 2 1 वाला कोफैक्टर तो नेगेटिव आएगा। C21 का मतलब मैं पूरा सोल्व करके लिखता हूँ, माइनस के M12, A12 और ये कितना हो जाएगा M22, A13 ये कितना हो जाएगा M23। अब देखो माइनस के A11 M21, A12 M22 और A13 M23। अब ये कोफैक्टर की वैल्यू रखो। अच्छा मैंने यहाँ पे -23 होगा ना, अब यहाँ पे कोफैक्टर की वैल्यू डाल दो। M21 मतलब इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो ये वाला आ जाएगा A12, A33, A32 और A13। तो करो इसको, डिफाइन करो, ये इसकी वैल्यू डाल के देखो। 6 एलिमेंट बनेंगे, वो आपस में कैंसिलेशन में जाने चाहिए। 6 एलिमेंट बनेंगे जो आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। चेक करो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 एलिमेंट बनेंगे जो आपस में कैंसिल होंगे।
आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, सबका आ रहा है 0। रब कर लो, उसको हटा दो, इसको बोर्ड पे से सब। चलो, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो बेटा, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। Value of a determinant and its transpose are same. Value of a determinant and its transpose are same. Value of a determinant and its transpose are same. That is, determinant of A बराबर determinant of A transpose. एक डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो या आप उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, सेम आएगी। वैसे ही देख सकते हैं, दोनों का एक्सपेंड करके देखोगे सेम आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। चौथी बात, matrix for which determinant of A equals to a 0 is called singular matrix. Matrix for which determinant of A equals to a 0 is called singular matrix. कोई मैट्रिक्स जिसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है उसे क्या बोला जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स whose determinant is 0 is called singular matrix. Matrix whose determinant is 0 is called singular matrix. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसे क्या बोला जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नया नाम दे दिया गया है। भाई कहीं पे लिखा हुआ हो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे सिमेट्रिक के लिए अपनी डेफिनेशन है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अपनी डेफिनेशन है, ऐसे कहीं पे लिखा है भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है उसने क्या दे दिया कि डिटरमिनेंट 0 है। उसने क्या दे दिया? डिटरमिनेंट 0 है। चलो, तो पांचवी बात पे आते हैं। फिफ्थ लिखो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ odd order skew symmetric matrix. Value of determinant of odd order skew symmetric matrix is always 0. Value of determinant of odd order skew symmetric matrix. Value of determinant of odd order skew symmetric matrix is always 0. Value of determinant of odd order skew symmetric matrix is always 0. Value of determinant of odd order skew symmetric matrix is always 0. Is always 0. कहीं पे आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख जाए बेटा ऑड ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का मतलब जैसे 3x3 का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख जाए, जैसे ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है एक्स वाई जेड या माइनस एक्स एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, कोई भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको दिख जाए, जैसे 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप बिना सोल्व करे लिख सकते हैं कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। आप बिना सोल्व करे लिख सकते हैं कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। आप चाहो तो एक्सपेंड करके देखो, चेक करो एक्सपेंड करके 0 आ रहा नहीं आ रहा। ये तो हमने बिना एक्सपेंड करे लिख दिया, भाई ये प्रॉपर्टी है, हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम कंफर्मेशन ले, क्या सच में ऐसा आ रहा ही नहीं आ रहा है? एक्सपेंड करके देखो, कंफर्मेशन लो, एक्सपेंड करके देखो क्या सच में ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो ये भी एज ए रिजल्ट हम याद रख सकते हैं कि ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा किसकी आती है, 0। सॉरी। आ गया बेटा, सबका आ गया। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज कुछ बच्चे कम है, अब थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज आएगी, तो वो नेक्स्ट क्लास से लिखेंगे, है ना? कल लिखेंगे फिर। अच्छा, अब बताओ कल होमवर्क में क्या क्या करके आ जाओगे? होमवर्क में क्या क्या करके आओगे? देखो, नहीं नहीं, कल थ्योरी भी पढ़ाएंगे। मैं लिखता हूँ, देखो। अ, एक तो एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड और थर्ड में सेक्शन ए कर लेना, ज्यादा सवाल भी नहीं है उसमें, है ना? और नहीं, ज्यादा नहीं है, मैं उस हिसाब से दूंगा। एनसीईआरटी में 4.1 एंड 4.4 एंड 4.4, इसमें माइनर कोफैक्टर के छोटे छोटे से सवाल है, और एक डीपीपी रख लो। डीपीपी नंबर एक ही करेंगे, 19, है ना? ज्यादा नहीं करेंगे, कल एक ही डीपीपी करेंगे, है ना? कल एक ही डीपीपी करेंगे, डीपीपी नंबर 19, है ना? हाँ, आज मैंने डिस्कशन कराया था बेटा, बिल्कुल कराया था, आज डिस्कशन कराया था शुरू में। ठीक है, तो होमवर्क समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तो अपन सेक्शन ए कर लेंगे। एनसीईआरटी में 4.1 4.1, इसमें छोटे छोटे से सवाल है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, मतलब 15-20 मिनट की 2 एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है ना? और एक डीपीपी नंबर 19 कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी के 3.2 का डाउट है, क्या डाउट है एनसीईआरटी के 3.2 में, बोलो बेटा। एनसीईआरटी लाता हूँ, मेरे को 1 मिनट को एनसीईआरटी लानी पड़ेगी। थ्री पॉइंट टू में 1920। अच्छा, ये वाले लैंग्वेज वाले, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? लैंग्वेज बना लो ना इसकी। हम्म, 19 में क्या है? देखो देखो, क्या कह रहा है ये कि मस्ट बी इन्वेस्टेड इन दी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट टाइप 5% इंटरेस्ट रेट पर ईयर एंड द सेकेंड इज 7% इंटरेस्ट रेट ऑफ ईयर। तो 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मान लो एक बॉन्ड में एक्स इन्वेस्ट किया, तो दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा? 30,000 माइनस एक्स। ये 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया भाई, एक में इतना किया तो दूसरे में इतना किया। भाई एक में एक्स किया तो दूसरे में कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस एक्स। और 7% और 5% है, तो ये जैसे 1/2 का बना, तो एक 2/1 का और बना दो,
कितना हो जाएगा वो 5% से 5/100 और ये 7/100 और ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है प्रॉफिट 2 बार वेन 18,000 है तो ठीक है ये ऐसे मैट्रिक्स में लिख दो इसको बस। भाई आप इस सवाल को वैसे ही तो करते हैं ना भाई, आप एक का मान लेते हैं, एक में एक्स इन्वेस्ट किया, दूसरे में 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट किया, तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं भाई। अगर आप जनरल क्वेश्चन करते तो आप ऐसे नहीं करते, एक्स इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7% और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 18। तो अब आपको इसको बस मैट्रिक्स में लिखना है, तो आप समझ सकते हैं कि यार जब ये और ये है तो मैं 1/2 2/1 का मैट्रिक्स बनाऊंगा तभी तो ये 18,1800 आएगा भाई। 1/2 2/1 का मैट्रिक्स बनाऊंगा तभी तो 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। तो आप ये डायरेक्ट लिखते थे बस। अब आपको क्या करना है, क्योंकि बोर्ड वाले का सवाल है, तो आपको ऐसे नहीं लिख के इसको किस में लिखना है, मैट्रिक्स में लिखना है। फिर अगली स्टेप में सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देना। हाँ नहीं, पहले ऐसे लिखना है फिर ऐसे लिखना है और फिर सोल्व करके एक्स की वैल्यू बता देनी है ना। तो वो है। अब देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना। मैं नाम भी लेना चाहूंगा कि बहुत अच्छा सवाल इसने पूछा है। इसका नाम है राज, राज टू मी, हाँ राज का नाम है। और राज ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत सुंदर सवाल पूछा है कि सर कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स में लिखना है। बेटा राज, पता चल जाएगा मैट्रिक्स में लिखना है अगर आप ट्यूशन पढ़ने का कष्ट करेंगे बेटा। बस इसके लिए आपको ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा राज बेटा। और बस राज ट्यूशन पढ़ते ही पता लग जाएगा, क्योंकि उसने लिख रखा है बेचारे ट्यूशन में कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन, ऐसे लिख रखा है उसने ट्यूशन में। तो क्या होता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन मैं आज समझा रहा हूँ तुम्हें कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है बेटा, फिर सोल्व होते हैं क्वेश्चन। हाँ, पढ़ के सोल्व करने होते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम सोल्व करते हैं। हाँ ठीक है, आ गया होगा अब समझ में। चलिए, ऐसे ही 20 में भी ऐसे ही करना है। और 21 में तो ये देखो, अरे बेटा 21 तो अपने क्लास नोट का सवाल ले। ये देखो 21 तो क्लास नोट में करा दिया। 21 क्लास नोट में करा दिया। अब राज ये लिख रहा है कि सर मेरे पास एनसीईआरटी नहीं थी इसलिए मैंने पूछ लिया। तो जब बेटा आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, आपने ट्यूशन पढ़ाई नहीं, तो फिर काहे को पूछ लिया भाई। इसीलिए तो मैंने कहा कि पूछने से पहले ट्यूशन पढ़ना होता है। चलो 21 अपने क्लास में कर लिया बेटा, है ना। चलो, राज भी आखिरी में जाके सबको मुस्कुराने का काम करवा देता है ना। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, चलो यहीं तक रखते हैं, फिर क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं फिर। अच्छा, किसी ने जिसने अच्छे से नोट बनाओ एक बार ग्रुप में भेज देना, आया हो तो वो लिख लेगा, है ना। हाँ 20 ऐसा कैसे होगा बेटा, ऐसे ही 3 इधर लिखी जाएंगे, 3 इधर लिखी जाएंगे, 3 एलिमेंट है उसमें, तो 3 एलिमेंट इधर 3 एलिमेंट इधर, प्रोडक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ, अच्छी राइटिंग है तो भेज देना बेटा ना। आज का जो भी अपने पढ़ा है उसकी पिक भेज दे, है ना। अच्छा यूट्यूब पे आ जाएगी क्या, अरे वेरी गुड। हाँ तो यूट्यूब पे लेक्चर आ जाएगी तो बहुत बढ़िया है वो। अच्छा, तो जो बच्चा रिकॉर्ड करता है वो आया है क्या क्लास में, जो बच्चा रिकॉर्ड करके भेजता है वो आया है क्या क्लास में, आया था क्या आज क्लास में। ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आया था तो फिर वो भेज देगा। हम्म, अब देखो सब बच्चे यस लिख रहे हैं और वो राज नो लिख रहा है। चलो ठीक है, अब मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग, कल मिलते हैं ना। तो बेटा अगर वो आया हो तो उससे बोल देना, ग्रुप पे डाल देगा वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब वाला। ठीक है।
चलो अब मीटिंग क्लोज करते हैं और फिर कल मिलते हैं।